नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, वेक्टर स्पेस की। और ये जो लेक्चर है ये वेक्टर स्पेस का 26 लेक्चर है। कहने का मतलब है इससे पहले जितने भी लेक्चर थे 25 लेक्चर, उन सब में हमने वेक्टर स्पेस की कई प्रॉपर्टीज का अध्ययन किया, फिर उसके सब स्पेस का भी अध्ययन किया, साथ के साथ फिर सब स्पेस के अंदर या वेक्टर स्पेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी का अध्ययन किया। लेकिन अब हम बात करेंगे एक सेट के बारे में, जो कि क्या होता है इसका, जो कि एलआई हो और साथ के साथ सदिश समष्टि के प्रत्येक अवयव को उस सेट के अवयव के एलआई कॉम्बिनेशन में, सॉरी उस सेट के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो हम बात करेंगे क्या, बेसिस की। ठीक है, बेसिस की तो बात हो गई, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्रत्येक परिमित विभवाओं वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। कहने मतलब है हमने बेसिस और डायमेंशन दोनों की बात पहले कर ही ली है। बेसिस का मीनिंग क्या होता है कि एक सेट जिसमें सभी वेक्टर क्या हो, सबसे पहली बात तो नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात, वे सभी वेक्टर नॉन जीरो, साथ के साथ वेक्टर कैसे होने चाहिए, सभी एलआई वेक्टर होने चाहिए। और सदिश समष्टि के प्रत्येक अवयव को उन एलआई वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सके तो वो सेट क्या कहलाता है, उसका आधार कहलाता है, और या फिर बेसिस। और उसके आधार में जितने भी अवयव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सदिश समष्टि की डायमेंशन या बीमा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे जो आज की जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरम है आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आ चुकी है जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में। और साथ के साथ ये थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरम के साथ साथ इसका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज की जो थ्योरम है वो है कि प्रत्येक परिमित विभव वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। ठीक है, कहने का मतलब है एक सदिश समष्टि दिया गया है जिसकी डायमेंशन कितनी है, जिसकी डायमेंशन परिमित है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि उसका एक आधार होता है। देखिए सबसे पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो लिखिए कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। तो देखो दिया गया है V ओवर F, दिया गया है V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर, दिया गया है V ओवर F फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है। क्या है, फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है। ठीक है भाई, और साथ ही साथ उसकी विमा कितनी है, परिमित, तथा सदिश समष्टि की विमा तथा सदिश समष्टि की विमा तथा सदिश समष्टि की विमा परिमित है। ठीक भाई, इसकी डायमेंशन कितनी है, फाइनाइट, तथा सदिश समष्टि की विमा परिमित है। ये तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई है। दैट इज डायमेंशन ऑफ V बराबर फाइनाइट, दैट इज डायमेंशन ऑफ V बराबर फाइनाइट। ये तो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि इस परिमित विभव वाले सदिश समष्टि का एक आधार होता है। तो सबसे पहले एक सेट मानिए, माना S बराबर V1, V2, V3 डॉट 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 Vn अशून्य सदिशों का एक
समुच्चय, n अशून्य सदिशों का एक समुच्चय है। ठीक भाई, कहने मतलब ये सेट एस माना जिसमें आपने कितने वेक्टर लिए, n वेक्टर लिए, सभी वेक्टर क्या है, नॉन जीरो है, मतलब कोई भी वेक्टर जीरो के बराबर नहीं है। तो माना s बराबर v1, v2, v3, vn एंड अशून्य सदिशों का एक समुच्चय है, जो सदिश समष्टि v को सदिश समष्टि v को जनित करता है, जो सदिश समष्टि v को जनित करता है। ठीक भाई, जो क्या करता है, सदिश समष्टि v को जनित करता है। दैट इज L of S बराबर B, दैट इज L of S बराबर B, या फिर लीनियर स्पान ऑफ S बराबर B। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, कि सदिश समष्टि का एक आधार होता है। अब हमें सिद्ध करना है कि सदिश समष्टि का एक आधार होता है। ठीक भाई, क्या होता है, एक आधार होता है। अब देखो आपको सदिश समष्टि का शो करना है कि सदिश समष्टि का एक आधार होता है। तो इसके लिए करना क्या है, आपको इस सेट के एलिमेंट्स को आपको क्या दिखाना है, एलआई वेक्टर दिखाना है। कहने मतलब है इस सेट के एलिमेंट्स को आपको एलआई वेक्टर दिखाने हैं। अब इस सेट के एलिमेंट एलआई वेक्टर हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अगर इस सेट के एस के वेक्टर हैं, इस सेट एस के वेक्टर जो हैं एन वेक्टर, ये एन वेक्टर अगर एलआई वेक्टर हैं तब ये सेट हो जाएगा एलआई सेट। और अगर ये एलआई सेट है और साथ के साथ ये क्या कर रहा है, ये बी को जनित कर रहा है, मतलब एल ऑफ एस बराबर बी है, तो आप क्या कह सकते हो कि एस बी का आधार है। मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये जो एस है, सेट एस, ये क्या है, ये बी का आधार है। तो देखिए अब हमें सिद्ध करना है कि सदिश समष्टि का एक आधार होता है। ठीक है, तो देखो चूंकि समुच्चय एस एक घात है, कैसे ऐसे लिखो, जो कि समुच्चय एस के एक घात स्वतंत्र या परतंत्र होने पर निर्भर करता है। जो कि समुच्चय एस के एक घात स्वतंत्र या परतंत्र होने पर निर्भर करता है। जो कि समुच्चय एस के एक घात स्वतंत्र या परतंत्र होने पर निर्भर करता है, या परतंत्र होने पर निर्भर करता है। ठीक भाई, कि भाई सेट एस एलआई सेट है या एलबी सेट है, मतलब एक घात स्वतंत्र है या एक घात परतंत्र सदिश है, सदिश है समुच्चय। अब देखो यहाँ पे एस पे डिपेंड है सारा मामला। अब आप एक बार तो इसको क्या मान लो, एक बार मान लो कि एस क्या है, एक घात स्वतंत्र समुच्चय। तो देखो माना यदि समुच्चय एस, एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, एक घात स्वतंत्र समुच्चय है। माना यदि समुच्चय एस एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, तो तथा समुच्चय एस
V को जनित करता है तथा समुच्चय S V को जनित करता है तथा समुच्चय S V को जनित करता है, दैट इज L ऑफ S बराबर V। तब समुच्चय S V का सदिश समष्टि V का आधार होता है। तब समुच्चय S सदिश समष्टि V का आधार होता है। ठीक भाई, क्या होता है? V का आधार होता है। अब देखो ये तो कब है मामला, जब ये तो डिपेंड किस पे कर रहा था S पर, और S में भी दो केस थे, एक तो एक घातक स्वतंत्र समुच्चय, एक घातक स्वतंत्र समुच्चय। आपने माना कि अगर एक घातक स्वतंत्र समुच्चय है तथा S V को जनित कर रहा है तो समुच्चय S क्या होगा? सदिश समष्टि V का आधार होगा। ठीक है, अब मान लो, माना यदि समुच्चय S एक घातक परतंत्र सदिश है। माना यदि समुच्चय S एक घातक परतंत्र समुच्चय है, तब समुच्चय S में कम से कम एक सदिश VI इस प्रकार विद्यमान होगा कि कम से कम एक सदिश VI इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसे S के अन्य अवयवों के एक घातक संचय में लिखा जा सके। अन्य अवयवों के एक घातक संचय में लिखा जाता है। एक घातक संचय में लिखा जाता है। ठीक भाई, अब देखो आपने समुच्चय S में कम से कम एक सदिश ऐसा माने भाई, अगर समुच्चय S एक घातक परतंत्र समुच्चय है तो इसमें कम से कम एक सदिश ऐसा होगा VI कि वो S के सभी जो शेष बच रहे हैं वेक्टर, उन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो S में आपने वेक्टर कहां से माने? V1 से लेके Vn तक माने, जिसमें से आपने एक वेक्टर ले लिया VI और आपने बोला कि VI इन बाकी शेष वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब आप क्या लिख सकते हो? दैट इज VI बराबर α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस αi माइनस 1 bi माइनस 1 प्लस αi प्लस 1 bi प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन Vn। ठीक है, प्लस अल्फा एन Vn। यहाँ पे आपने क्या किया? इस सदिश Vi को बाकी S के सभी सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब देखो आप ऐसे करो, आप ये भी मान लीजिए, आप ऐसे कीजिए कि आप सदिश समष्टि से एक वेक्टर लीजिए और बताइए कि अगर इसमें एक सदिश Vi ऐसा है कि उसको S के अन्य अवयवों के एक घातक संचय में लिखा जा सके, तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि सदिश समष्टि के प्रत्येक एलिमेंट को या प्रत्येक वेक्टर को आप इन n-1 अवयवों के एक घातक संचय में लिख सकते हो। तो देखो आपको शो करना है लिख पाते हो नहीं लिख पाते। जब आपने इस Vi को इन n-1 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप सदिश समष्टि के प्रत्येक वेक्टर को इन n-1 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो देखो आपको क्या करना है? सदिश समष्टि के वेक्टर को लिखना है इन n-1 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो आपको सबसे पहले वेक्टर मानना होगा सदिश समष्टि का, वो मानना पड़ेगा आपको V। तो देखो माना स्मॉल v ओवर f का एक श्वेत सदिश है। v ओवर f का
एक स्वेच्छ सदिश है, ठीक है। v ओवर f का क्या है, स्वेच्छ सदिश है। दैट इज स्वेच्छ का मीनिंग दैट इज ईच स्मॉल v बिलोंग्स टू v ओवर f, दैट इज ईच स्मॉल v बिलोंग्स टू v ओवर f। अब देखिए क्योंकि स्मॉल v बराबर क्या है, बीटा 1 v1, ठीक है। आप या फिर आप ऐसे करो कि आपने वेक्टर तो माने हैं, साथ साथ ये भी मान लीजिए तथा सदिश v को एस के अवयवों के एक घातांक संचय में लिख सकते हैं। सदिश v को एस के अवयवों के एक घातांक संचय में लिख सकते हैं। मतलब जो वेक्टर v है इसको क्या कर सकते हो, एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो देखो आप v को किस प्रकार से लिखोगे, v को लिखने के लिए आपको किन किन की आवश्यकता पड़ेगी, n वेक्टर का आपको n स्केलर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो कि दैट इज स्मॉल v बराबर अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा i माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस अल्फा i vi प्लस अल्फा i प्लस 1 vi प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n vn। अब आप देखते हो यहाँ पे अल्फा i vi जो टर्म है इसमें vi की वैल्यू क्या है, vi की वैल्यू समीकरण एक आपको दी गई है जिसमें vi की वैल्यू है अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2। ऐसे कीजिए यहाँ पे आप सिंबल चेंज कर दीजिए, आप इसको अल्फा 1 नहीं आप इसको बीटा 1 मानिए, ठीक है। यहाँ पे स्केलर सेम नहीं आप डिफरेंट रखो तो ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे आप सारे स्केलर चेंज कर दीजिए, अल्फा को रिप्लेस कर दीजिए सिर्फ आप किससे, बीटा से, अल्फा को बीटा से रिप्लेस करते। अब आप देखते हो कि यहाँ पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन में टर्म आ रही है अल्फा आई वी आई, वहां पे जो वेक्टर दिए है वो क्या है, इन n-1 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इस vi की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करो, इस vi की वैल्यू जब आप यहाँ पर रिप्लेस करते हो तो v की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा i माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस अल्फा i इंटू बीटा 1 v1 प्लस बीटा 2 v2 प्लस डॉट 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 प्लस बीटा i माइनस 1 vi माइनस 1 प्लस बीटा i प्लस 1 vi प्लस 1 प्लस डॉट 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 बीटा n vn प्लस अल्फा i प्लस 1 vi प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n vn। अब आप देखते हो इस सदिश समष्टि v को हमने क्या किया है, n-1 सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है, जहाँ पे n-1 सदिश कौन कौन से हैं, v1 v2 फिर v3 डॉट 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 vi-1 फिर उसके बाद vi प्लस 1 और डॉट 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 vn। और यहाँ पर भी ये कितने सदिश है, टोटल n-1 ही है। कहने का मतलब है v को सिर्फ आपने n-1 सदिशों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। तो देखिए जहां सदिश v को n-1 सदिशों v1 v2 डॉट 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 vi-1 vi प्लस 1 डॉट 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 vn के एक घातांक संचय में व्यक्त किया है, एक घातांक संचय में व्यक्त किया है, ठीक है, एक घातांक संचय में व्यक्त किया है। अब देखो
ये जितने भी n-1 वेक्टर बच रहे हैं, इन अगेन n-1 वेक्टर का आप क्या मान लीजिए, नया सेट बना लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए माना एच डैश बराबर एच माइनस बी है। ठीक है, आपने क्या किया, इस सेट में n वेक्टर है, इसमें से एक वेक्टर bi आपने हटा दिया, तो यहाँ पे कितने वेक्टर बच गए टोटल n-1 इस सेट के अंदर, और इस सेट को आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एच डैश से। ये माना एच डैश बराबर एच माइनस बी एक समुच्चय है, एक समुच्चय है जिसमें कितने सदिश हैं, n-1 सदिश है। एक समुच्चय है जिसमें n-1 सदिश है, जिसमें n-1 सदिश है। ठीक भाई, कितने सदिश है टोटल, n-1 सदिश है। अब देखिए यहाँ पे अब बात आती है एच टेस्ट पर। अब यहाँ पे अगर एच टेस्ट की दो कंडीशन, या तो एच टेस्ट क्या होगा, या तो एल डी सेट होगा, या फिर एच टेस्ट एल आई सेट होगा। ठीक है, एच टेस्ट क्या होगा, या तो एल डी सेट हो या फिर एल आई सेट होगा। तो आप मान लीजिए, माना यदि एच टेस्ट एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, तथा एच टेस्ट वी को जनित करता है, तथा एच टेस्ट वी को जनित करता है, तो समुच्चय एच टेस्ट वी का आधार होगा। तो समुच्चय एच टेस्ट क्या होगा, वी का आधार होगा। मतलब अगर ये सेट एच टेस्ट एक घात स्वतंत्र समुच्चय है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये और साथ ही साथ ये एच टेस्ट क्या करता है, वी को जनित कर रहा है। मतलब वी के प्रत्येक एलिमेंट को एच टेस्ट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखा जा सके, तो आप कह सकते हो कि एच टेस्ट क्या होगा, वी का आधार होगा। एच टेस्ट किसका आधार होगा, एच टेस्ट वी का आधार होगा। अब देखिए, अगर ये मान लें ये कैसा समुच्चय है, ये एक घात परतंत्र समुच्चय है, तब ये एच टेस्ट वी का आधार नहीं होगा। तो आपको हर कंडीशन पे लेके चलना है, हर टर्म के आपको नया सेट मिलेगा, और नया सेट जब मिलता जाएगा उसकी भी दो कंडीशन होगी हर बार, या तो वो एक घात स्वतंत्र समुच्चय होगा या फिर एक घात परतंत्र समुच्चय होगा। ठीक है, तथा यदि यह माना कि एच टेस्ट एक घात परतंत्र समुच्चय है, एच टेस्ट एक घात परतंत्र समुच्चय है, तब तथा यदि यह माना कि एच टेस्ट एक घात परतंत्र समुच्चय है, तब एच टेस्ट वी का आधार नहीं होगा। तब एच टेस्ट क्या होगा, वी का आधार नहीं होगा। अर्थात एच टेस्ट में कम से कम एक सदिश इस प्रकार विद्यमान होगा, एक सदिश इस प्रकार विद्यमान होगा कि उस सदिश को शेष सदिशों के एक घात संचय में लिख सकते हैं। उस सदिश को शेष सदिशों की एक घात संचय में लिख सकते हैं, एक घात संचय में लिख सकते हैं। ठीक भाई, क्या कर सकते हैं कि जो सदिश आपने लिया है उस सदिश को आप क्या करोगे, शेष सदिशों के एक घात संचय में लिख पाओगे। ठीक है, आप देखो, अब आप ये जो सदिश है, आप जो भी सदिश मानोगे उसको शेष सदिशों को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो, तो अभी उस सदिश को क्या करो, उस सदिश को सेट एच टेस्ट से रिमूव कर दो।
फिर आगे आपको नया सेट मिलेगा एच डबल डैश। फिर एच डबल डैश की दो कंडीशन है कि वो एक घाता स्वतंत्र समुच्चय होगा या एक घाता परतंत्र समुच्चय होगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे। अगर नया सेट भी एक घाता स्वतंत्र समुच्चय होता है और V को जनित करता है तब तो वो सेट क्या बन जाएगा, V का आधार, अदरवाइज V का आधार नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार यह प्रक्रिया को हम दोहराते रहें। कहने मतलब है इसी प्रक्रिया को दोहराते रहें, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें, इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें, बार बार दोहराते रहें तो हमें अंततः एक समुच्चय S1 इस प्रकार का प्राप्त होगा। एक समुच्चय S1 इस प्रकार प्राप्त होगा कि उसमें केवल एक अवयव है, कि उसमें केवल एक अवयव है तथा S1 V को जनित करता है, तथा S1 V को भी जनित करेगा, तथा S1 क्या करेगा, S1 V को भी जनित करेगा। मतलब लीनियर स्पान ऑफ S1 किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, लीनियर स्पान ऑफ S1 बराबर V। ठीक है, और एक बात हो, जो आपने जो नया सेट बनाया S1, इस सेट S1 में कम से कम एक एलिमेंट, और आपको पता है कि ये सभी के सभी जिसमें आपने आधार में n सदिश माने थे, सॉरी जिस आपने सेट S में n सदिश माने थे वो सभी n सदिश कैसे थे, अशून्य सदिश थे। मतलब उनमें कोई भी जीरो नहीं था, उनमें कोई भी जीरो नहीं था, कोई सदिश जीरो नहीं था, तो उसमें से एक सदिश हटाया आपने, फिर अगेन दूसरा हटा दिया, फिर अगेन तीसरा हटा दिया। ऐसी प्रक्रिया को आप दोहराते गए, लास्ट में आपको एक समुच्चय मिल गया S1 जिसमें कितना सदिश है, एक सदिश। तो वो सदिश कैसा है, नॉन जीरो। और आप जानते हो कि प्रत्येक नॉन जीरो सदिश का समुच्चय क्या होता है, एलआई समुच्चय होता है। कहने मतलब है वह समुच्चय जिसमें केवल एक अशून्य सदिश हो, कैसा समुच्चय होगा, एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय होगा। तो आप देख सकते हो, चूंकि हम जानते हैं कि एक अशून्य सदिश के समुच्चय या एक अशून्य सदिश का समुच्चय, एक अशून्य सदिश का समुच्चय एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय होता है, एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय होता है। ठीक भाई, क्या होता है, एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय होता है। और आपने बता ही दिया कि जो ये सेट आएगा नया, ये सेट किसको लीनियर स्पान करेगा, ये V को लीनियर स्पान करेगा। कहने मतलब है ये V को जनित करेगा। इसमें एक एलिमेंट है, ये V को जनित कर रहा था, आप क्या कह सकते हो, अतः S1 V का आधार होगा, अतः S1 V का आधार होगा। ठीक भाई, S1 क्या होगा, V का आधार होगा। दैट इज आप ये लिख सकते हो, प्रत्येक परिमित बीमा वाले सदिश समष्टि का प्रत्येक, दैट इज आप ये बोल सकते हो कि प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस होती है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। ठीक है, एक आधार होता है। ठीक भाई, क्या होता है, एक बेसिस होती है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के पास। अब देखो, ये थ्योरम जो आपकी थी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। इस थ्योरम
के बाद आपको क्लैरिटी पता चली गई होगी कि अगर कोई भी सेट किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस कहलाएगी, तो उसको क्या क्या कंडीशन का पालन करना पड़ेगा। पहली कंडीशन, उसके सारे वेक्टर नॉन जीरो होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसके सारे वेक्टर नॉन जीरो के साथ साथ कैसे हो, एलआई वेक्टर। और थर्ड, वो सदिश समष्टि के प्रत्येक वेक्टर को उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सही हैं, मतलब कोई भी सेट एस किसी सदिश समष्टि के लिए ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो सेट एस क्या कहलाएगा, उस सदिश समष्टि का आधार कहलाएगा। अब इसके बाद एक और थ्योरम है आपकी ये है कि किसी भी सदिश समष्टि के दो आधारों अवयवों की संख्या समान होती है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि किसी भी सदिश समष्टि के किन्हीं भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। तो आप वहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किन्हीं भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है, तो आप ये कह सकते हो कि सदिश समष्टि के पास बेसिस की संख्या एक नहीं होती, एक से अधिक होती है। कितनी संख्या होती है टोटल, एक नहीं होती, एक से अधिक होती है। और अगर वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन की बजाय इनफाइनाइट डायमेंशन का है, तो आप क्या कह सकते हो कि उसकी बेसिस कितनी होगी, उसकी टोटल बेसिस होगी इंफिनिटी। कितनी बेसिस होंगी टोटल, उसकी टोटल बेसिस होंगी इंफिनिटी। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, साथ ही साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ जो भी आपकी थ्योरम्स बच रही हैं इस चैप्टर में, जो भी शेष रिमेनिंग थ्योरम है उनको कंप्लीट करा देंगे और 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।